Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the next lecture of Database Management System. In this lecture, we will discuss a very important concept of the database, the very important part of the database, or we can say that very important stage of the database. In this lecture, we discuss about the normalization. What is normalization? Why we study normalization? Why we perform normalization? It's very important for the database because without normalization, database is in inconsistent state. We make the database consistent, reliable, anomaly-free or error-free database by performing the normalization. When we perform normalization, database convert into stable form. We can save the database from the anomalies by performing the normalization. In normalization, we remove the anomalies. We discuss about the anomalies, what are the anomalies and types of anomalies. Then we discuss different types of normal forms. We start our topic, objective of the normalizations. Develop a good description of the data, its relationship and constraints. Major purpose of the database is to develop a good description of the data, its relationship and constraints. What's that mean? It's mean through the normalization, we make the database or table stable, flexible, faithful. What's meaning of faithful? Faithful mean database, when we perform the different actions on the database or operation on the database, it produce reliable result instead of wrong results. मेरे बच्चे, जब हम डेटाबेस की बात करते हैं, डेटाबेस हमारी होती क्या है, आप लोग पिछले तमाम लेक्चर्स के अंदर इसका कंसेप्ट आप लोग को हो चुका होगा कि डेटाबेस के अंदर हम क्या परफॉर्म करते हैं. बेसिकली डेटाबेस के अंदर हम डाटा स्टोर करते हैं और ऐसी फॉर्म में स्टोर करते हैं कि हम उसमें से डाटा को क्या कर सकें, एक्सेस कर सकें और उसमें से डाटा को अपडेट कर सकें, डाटा को डिलीट कर सकें और डिफरेंट फाइल से मीन की डिफरेंट टेबल से हम डाटा क्या कर सकें, रिट्रीव कर सकें. और अगर बाद में हमें उसी डाटा के ऊपर कोई रिपोर्ट्स जनरेट करने की ज़रूरत हो तो हम रिपोर्ट्स जनरेट कर सकें ताकि हमारा डाटा हमारे लिए फ़ायदेमंद हो, हम उस डाटा को अपनी डिसीजन मेकिंग के अंदर क्या कर सकें, यूज़ कर सकें. क्योंकि डाटा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एसेट होता है और कैसे एसेट होता है वो हम प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर सुन चुके हैं. अब बात आती है कि अगर हमारे पास जब हम डाटा स्टोर कर रहे हैं वो डाटा हमारा रिलायबल नहीं होगा, इनके अंदर उसके अंदर क्या होंगे, एरर्स होंगे, वो हमारे जो डाटा है वो कंसिस्टेंट नहीं होगा, तो क्या होगा, इट्स प्रोड्यूस रॉन्ग रिपोर्ट्स. इससे हमारे पास गलत रिपोर्ट्स प्रोड्यूस होंगी. जब गलत रिपोर्ट्स प्रोड्यूस होंगी इट्स मीन कि इट्स यूज़लेस फॉर अस, हमारे लिए ये यूज़लेस है, ये हमारे लिए किसी काम का नहीं है, ये हमारे लिए फेथफुल नहीं है. ठीक है, तो जब हम बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन की तो नॉर्मलाइजेशन बेसिकली इसी काम के लिए की जाती है
कि हम डाटा को एक ऐसे जैसा इस तरह डिस्क्राइब कर सकें कि हमारा जो डाटा है और उसकी जो आपस में रिलेशनशिप हैं और उनके ऊपर जो लगे हुए कंस्ट्रेंट्स हैं, रूल्स हैं, वो अच्छी तरह डिस्क्राइब हों, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म के अंदर हों, क्योंकि उसके अंदर कोई एरर्स के चांसेस ना हों। तो जब हम नॉर्मलाइजेशन परफॉर्म कर लेते हैं तो नॉर्मलाइजेशन प्रोड्यूस अ स्टेबल सेट ऑफ रिलेशन, जो हमें एक स्टेबल रिलेशन देगी, दैट इज़ अ फेथफुल मॉडल ऑफ द एंटरप्राइज, जो एक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए फेथफुल होगा, इज़ हाईली फ्लेक्सिबल होगा, यानी उसके ऊपर हम हर तरह के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकेंगे। रिड्यूस द रिडंडेंसी, जो हमारी डुप्लीकेशन होगी जो उसको क्या करेगा, ख़त्म करेगा। स्पेस है, जब रिडंडेंसी का मतलब क्या होता है मेरे बच्चे, डुप्लीकेशन। तो reduce the redundancy, save the space and reduce the inconsistency in the data, जो डाटा के अंदर इनकन्सिस्टेंसी आएगी उससे हमें बचाएगी। किसके थ्रू, ये नॉर्मलाइजेशन के। इसका मतलब है नॉर्मलाइजेशन के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, नॉर्मलाइजेशन हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इज़ फ्री ऑफ अपडेट, इंसर्शन एंड डिलीशन अनामलीज, जब हम नॉर्मलाइजेशन परफॉर्म कर लेंगे तो उसके अंदर अपडेट, इंसर्शन एंड डिलीशन अनामलीज नहीं होंगी। व्हाट आर द इंसर्शन एंड डिलीशन अनामलीज, we discuss in upcoming slides। फिर बच्चे, anomalies occur due to the redundancy, ये याद रखिएगा, हमारे जो anomalies होती हैं या errors occur होते हैं वो mostly due to redundancy की वजह से होते हैं, duplication की वजह से होते हैं। जितनी ज़्यादा हमारे पास duplication आ रही होगी तो उसके अंदर redundancy या errors के chances क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि मेरे पास ये जो अनामलीज हैं ये क्या हैं। एन अनामली इज़ एन इनकन्सिस्टेंट, इनकम्प्लीट और कंट्राडिक्टरी स्टेट ऑफ द डाटाबेस। डाटाबेस की वो स्टेट जो हमारे पास इनकन्सिस्टेंट हो। इनकन्सिस्टेंट का मतलब ये है कि हम जब कोई ऑपरेशन परफॉर्म करें, एक जगह पे ऊपर कुछ और डाटा हो, दूसरी जगह पे कुछ और डाटा हो। इनकम्प्लीट हो मीन के सपोज एक जगह पे अपडेट करने लगें, एक जगह पे अपडेट हो, दूसरी जगह पे अपडेट ना हो। या कंट्राडिक्टरी स्टेट हो कि हमारे पास हम डाटा इंटर करने लगें, जो हम डाटा चाहते हैं वो हम इंटर ना कर सकें। तो इस तरह के जो एरर्स हैं, मैंने आपको बताया कि ये एरर्स क्यों होते हैं, क्यों अकर होंगे। ठीक है, दीज एरर अकर ड्यू टू द अनामलीज। अनामलीज, ठीक है, इज अनामली इज अ इनकंसिस्टेंट, इनकम्प्लीट और कंट्राडिक्टरी स्टेट ऑफ द डाटाबेस। इंसर्शन देयर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनामलीज, इंसर्शन अनामलीज, डिलीशन अनामलीज एंड अपडेट अनामली। In insertion anomaly, we want to insert a new record, but we cannot to do so, कि हम ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, जब हम डाटा इंटर करना चाहते हैं लेकिन हम डाटा इंटर नहीं कर सकते, इंसर्ट नहीं कर सकते। इंसर्शन का क्या मतलब होता है, कोई नया रिकॉर्ड डाटाबेस के अंदर भेजना या सेव करना, हमारे पास क्या कहलाता है, इंसर्शन कहलाता है। तो हम इंसर्शन अनामली क्या है, यूज़र इज़ अनेबल टू इंसर्ट अ न्यू रिकॉर्ड, कि यूज़र एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं कर सकता व्हेन इट शुड बी पॉसिबल टू डू सो, जब उसे ऐसा करने की ज़रूरत हो, ऐसा करना पॉसिबल हो। उसके बाद है डिलीशन अनामली। डिलीशन अनामली व्हेन अ रिकॉर्ड इज़ डिलीटेड, अदर इंफॉर्मेशन दैट इज़ टाइड टू इट इज़ आल्सो डिलीटेड। जब हम एक रिकॉर्ड डिलीट करते हैं, हम कुछ इन्फॉर्मेशन डिलीट करना चाहते हैं लेकिन उसके साथ जो रिलेटेड डाटा होता है वो भी डिलीट हो जाता है, जो हम डिलीट नहीं करना चाहते। इसकी एग्जांपल मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। अपडेट अनामली अपडेट अनामली, अ रिकॉर्ड इज अपडेटेड बट अदर अपीयरेंस ऑफ द सेम एटम्स आर नॉट अपडेटेड। अपडेट अनामली का मतलब ये है कि जब हम एक जगह रिकॉर्ड को अपडेट करेंगे, वो रिकॉर्ड तो अपडेट हो जाएगा लेकिन उसी रिकॉर्ड से रिलेटेड अगर दूसरी जगह पे हमारे पास डाटा मौजूद है, इनकी डुप्लीकेशन मौजूद है, तो वो अपडेट नहीं होगा। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, अपडेट अनामलीज। अब इसकी एग्जांपल देखेंगे अनामलीज की तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि सपोज ये मेरे पास एक टेबल है। पहले इस टेबल का स्ट्रक्चर समझ लें ताकि मैं इसी टेबल स्ट्रक्चर को क्या करूँगा, आगे नॉर्मल फॉर्म के अंदर भी यूज़ करूँगा। आज की जो इस लेक्चर्स के अंदर मैं आप लोगों को अनामलीज और इसकी जो दूसरी हमारे पास डिपेंडेंसीज़ हैं, इनका कंसेप्ट आप लोगों ने गौर से सुनना है। तो बच्चे यहाँ पे देखें कि एग्जाम्पल हमारा जो टेबल है इसका नाम क्या है, न्यू क्लास टेबल। इसके अंदर हमारे पास कोर्स नंबर है, स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट लास्ट नेम है, फैकल्टी आईडी है, एफआईडी, स्केड्यूल है, रूम एंड ग्रेड। ये हमारे इसके क्या हैं, एट्रीब्यूट्स हैं।
अगर हम टेबल का स्ट्रक्चर देखें तो मेरे बच्चे हम इस टेबल के स्ट्रक्चर के अंदर यानी एक न्यू क्लास का टेबल हमने बनाया और उसके अंदर ये एट्रीब्यूट्स हमें ज़रूरत थे सेव करने के लिए, तो हमने वो एट्रीब्यूट लिख दिए। अब क्या होगा, हम प्राइमरी की बनाने का सोचते हैं कि प्राइमरी की हमने पढ़ चुके हैं कि प्राइमरी की कैसे बनाते हैं। एक एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट, एक एट्रीब्यूट या एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट मिलकर क्या बनाते हैं हमारे पास प्राइमरी की, दैट यूनिकली आइडेंटिफाई रिकॉर्ड, जो एक रिकॉर्ड को हमारे पास यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा हो। अब मेरे पास यहाँ पे अगर मैं कोर्स नंबर को सिर्फ क्या बनाता हूँ, स्टूडेंट आईडी बनाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे कोर्स नंबर को प्राइमरी की बनाता हूँ, तो क्या होगा, जैसे ही हमारे पास ये 8103A है तो मेरे पास ये कोर्स एक से ज़्यादा स्टूडेंट पढ़ रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे, इसे एक से ज़्यादा स्टूडेंट पढ़ रहे होंगे। तो मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं है कि मैं इसको क्या बना दूँ, प्राइमरी की बना दूँ। फिर हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट आईडी की, कि अगर मैं स्टूडेंट आईडी क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे स्टूडेंट आईडी को प्राइमरी की बना देता हूँ, सिर्फ स्टूडेंट आईडी को, तो मेरे पास क्या होगा कि स्टूडेंट का नेम आ जाएगा, स्टूडेंट फैकल्टी आईडी आ जाए हमारे पास, स्टूडेंट का नेम आ जाएगा और हमारे पास फैकल्टी आईडी यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं होगी। नेम, रोल नंबर, ये चीज़ें तो आइडेंटिफाई हो जाएंगी, बट हम कोर्स नंबर आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। अगर मैंने ये देखना है कि मेरे पास स्टूडेंट 1001 को कौन कौन से टीचर पढ़ा रहे हैं और कौन सा कोर्स पढ़ रहा है, तो हम ये भी यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। ये हमारे लिए क्या है, प्रॉब्लम है। तो फिर हमने क्या किया, इनको कोर्स नंबर और स्टूडेंट आईडी को मिलाकर, कोर्स नंबर और स्टूडेंट आईडी को मिलाकर, क्योंकि देखिए मेरे बच्चे स्टूडेंट आईडी S1001, तो आप लोग की यही हो सकती है, ये आप लोग का सपोज स्टूडेंट S1001 2018 सेशन का हो सकता है कि ये स्टूडेंट जब मेरे पास नया सेशन आया स्टूडेंट S1001 स्टूडेंट 2019 के सेशन का हो, तो ये हमारे पास पॉसिबिलिटी है। और हमारे पास यहाँ पे जो मेरा ये टेबल नज़र आ रहा है इसके अंदर हम काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी एम्बिग्विटी हैं कि हम एक स्टूडेंट आईडी को प्राइमरी की नहीं बना सकते। तो फिर हमने क्या किया, कोर्स नंबर और स्टूडेंट आईडी को मिलाकर क्या बना दिया, प्राइमरी की बना दिया। तो ये अंडरलाइन आप लोगों को जो नज़र आ रहा है कोर्स नंबर एंड स्टूडेंट आईडी, ठीक है। बाकी हमारे पास स्टूडेंट लास्ट नेम, फैक आईडी और स्केजुअल, रूम और ग्रेड, अगर हम इन दो एट्रीब्यूट को मिलाकर लेंगे तो यूनिकली आइडेंटिफाई हो जाती हैं बाकी सारी चीज़ें, तो इसलिए हमने इनको क्या बनाया, प्राइमरी की बनाया। अब यहाँ पे देखें अपडेट अनॉमलीज क्या हैं। इफ़ स्केजुअल ऑफ 8103A, अगर हमने ये जो हमारा सब्जेक्ट है, कोर्स नंबर है 8103A अपडेटेड इन फर्स्ट रिकॉर्ड, अगर पहले रिकॉर्ड के अंदर मैं क्या कर देता हूँ, इसको अपडेट कर देता हूँ, एंड नॉट इन सेकेंड एंड थर्ड, अगर हम यहाँ पे देखें कि सिर्फ एक जगह पे इसको अपडेट हो जाता है, एक रिकॉर्ड के अंदर 8103A के अंदर इसका स्केजुअल अपडेट हो जाता है, लेकिन हमारे पास अगर 8103A नीचे जो हमारे पास सेकंड और थर्ड में अगर हम इसको अपडेट नहीं करते तो हमारे पास इसी कोर्स का, कोर्स नंबर 103A का जो स्केजुअल है यहाँ पे कुछ और आ रहा होगा फर्स्ट रिकॉर्ड में, सेकंड में कुछ और होगा, थर्ड में कुछ और होगा। इट्स कॉल्ड इनकंसिस्टेंट स्टेट। तो इसकी वजह से हमारे पास क्या आएगी, इनकंसिस्टेंसी आएगी। लेकिन हम डेटाबेस में ऐसा नहीं चाहते मेरे बच्चे। जब हम डेटाबेस बना रहे हैं उसका फ़ायदा ही हमें यही है कि अगर हम एक जगह पे अपडेट करें तो ऑटोमेटिकली सारी जगह पे अपडेट हो जाए, हमारी डाटा इनकंसिस्टेंट ना रहे। हमारे फाइल मैनेजमेंट सिस्टम का जो हमने पढ़ा था, कंपैरिजन किया था डेटाबेस के साथ, तो फाइल मैनेजमेंट सिस्टम और इसका यही फ़ायदा था डेटाबेस का कि फ़ाइल मैनेजमेंट में यानी फ़ाइल एक जगह हम चेंज कर देते थे, दूसरी जगह पे हमारा और रिकॉर्ड पड़ा होता था, इनकंसिस्टेंसी थी। तो अगर हमारे पास यहाँ डेटाबेस में भी इनकंसिस्टेंसी आ रही है तो हमारे डेटाबेस का कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम इनकंसिस्टेंट स्टेट से बचने के लिए क्या परफॉर्म करते हैं मेरे बच्चे, नॉर्मलाइजेशन परफॉर्म करते हैं। इसी तरह इसके अंदर हमारे पास डिलीशन अनॉमली हो सकती है। इफ़ रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट S1001 इज़ डिलीटेड, अगर हम रिकॉर्ड किसका डिलीट करते हैं, स्टूडेंट S1001 का रिकॉर्ड डिलीट करते हैं। इन्फॉर्मेशन अबाउट HS2, देखें अब यहाँ पे देखें जहाँ जहाँ हमारे पास S1001 है तो ये तो डिलीट हो जाएगा, इसका मतलब ये रिकॉर्ड भी डिलीट हो गया, ये रिकॉर्ड भी डिलीट हो गया। तो यहाँ जो हमारा कोर्स नंबर HST205A, ठीक है, ये जो हमें नज़र आ रहा है ये HST205A लास्ट में, क्योंकि ये S1001 के साथ
अटैच्ड है, तो इस कोर्स का रिकॉर्ड भी क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों प्राइमरी की मिलकर बने हुए हैं ना, तो ये एक चीज़ तो नहीं डिलीट होगी, दोनों साथ ही डिलीट होंगे, पूरा रिकॉर्ड डिलीट होगा। तो इसका मतलब है इस सब्जेक्ट का रिकॉर्ड भी क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। ये सब्जेक्ट नंबर भी जाएगा, स्केजुअल उस सब्जेक्ट का भी जाएगा, उसका रूम नंबर भी जाएगा। तो इसी तरह हमारे पास ये इसे क्या कहते हैं हम, डिलीशन अनॉमली, कि हम डिलीट कुछ और करना चाह रहे हैं, उसके साथ एक्स्ट्रा डाटा जो हम डिलीट नहीं करना चाह रहे वो भी डिलीट हो रहा है। तो ये किस वजह से आ रहा है, ये जो अनामलीज आ रही हैं, ठीक है, ये रिडंडेंसी की वजह से, डुप्लीकेशन की वजह से आ रही हैं। ठीक है, ये हम कैसे डुप्लीकेशन की वजह से आ रही हैं, हम इनको आप देखेंगे कि हम डुप्लीकेशन ख़त्म करेंगे और ये सारी चीज़ें जब इनको नॉर्मलाइज़ करेंगे तो इस तरह की कोई प्रॉब्लम, इसी टेबल को हम नॉर्मलाइज़ करेंगे तो ये अपडेट अनामलीज, डिलीशन अनामलीज या हमारी इंसर्शन अनामली नहीं आएगी। अब देखें, अगर हमारे पास कोई नया स्टूडेंट आ जाता है, हम उसका रिकॉर्ड इंटर करना चाहते हैं इस टेबल के अंदर, इंसर्शन अनामली के अंदर क्या है, यानी नया रिकॉर्ड इंसर्ट करना चाहते हैं स्टूडेंट का। अभी तक उस स्टूडेंट का कोई टाइम टेबल नहीं बना, ठीक है, उसको कोई कोर्स एलोकेट नहीं हुआ, उसका कोई स्केजुअल नहीं है। इफ़ इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ऐड अ न्यू क्लास, कि हम नई क्लास इसके अंदर ऐड नहीं कर सकते फॉर मैथ, ठीक है, सपोज एक इसी तरह नया स्टूडेंट ऐड नहीं कर सकते, इसी तरह नई क्लास भी ऐड नहीं कर सकते। जैसे MTH हमने एक नया कोर्स इसके अंदर ऐड करना है 101 है, इवन इफ़ इट्स टीचर स्केजुअल एंड रूम आर नोन, कि अगर हमें उसका टीचर भी पता है, उसका स्केजुअल भी पता है, रूम भी पता है, लेकिन अगर स्टूडेंट नहीं है तो हम ये रिकॉर्ड इंटर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि प्राइमरी की हम हाफ तो इंटर नहीं कर सकते। जब स्टूडेंट नहीं है तो इसका मतलब स्टूडेंट ID के बगैर हम कोर्स नंबर को भी नहीं इंटर कर सकते। प्राइमरी की तो हमें कंप्लीट इंटर करनी पड़ती है ना। तो इसीलिए हम कहते हैं कि इसकी वजह से क्या आ रहा है, हम डाटा जो इंसर्ट करना चाह रहे हैं, यानी हम नया इस टेबल के अंदर नया कोर्स ऐड करना चाह रहे हैं, तो हम नया कोर्स ऐड नहीं कर सकते। अगर हम एक नया स्टूडेंट ऐड करना चाहते हैं और कोर्स उसको असाइन नहीं हुआ तो हम नया स्टूडेंट भी ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, ये हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं इस टेबल के अंदर। ठीक है, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल ऐड अ न्यू क्लास और न्यू स्टूडेंट फॉर MTH 101A इवन इफ इट्स टीचर स्केजुअल एंड रूम आर नोन अनलेस देयर इज़ अ स्टूडेंट रजिस्टर्ड फॉर इट, कि इसके लिए हमारे पास जब तक स्टूडेंट रजिस्टर्ड नहीं होगा तो हम कोर्स इंटर नहीं कर सकते। बिकॉज द की कंटेन्स स्टूडेंट ID, क्योंकि की के अंदर क्या शामिल है, स्टूडेंट ID शामिल है। जब तक स्टूडेंट नहीं होगा तो हम यहाँ पे कोर्स भी इंटर नहीं कर सकते। तो ये मेरे बच्चे कौन सी प्रॉब्लम है, इंसर्शन अनामली, कि हम डाटा इंसर्ट नहीं कर सकते। अगर इनके अंदर अभी भी आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन होगी तो आप लोगों ने ये पूछना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है आप लोग की डेटाबेस का। नॉर्मल फॉर्म्स, हम इन्हीं अनामलीज़ को रिमूव करने के लिए, इन एरर्स को क्या करने के लिए, रिमूव करने के लिए नॉर्मलाइजेशन परफॉर्म करते हैं। ये जो अनामलीज़ आ रही हैं, ये जो एरर्स आ रहे हैं, तो हम क्या परफॉर्म करते हैं मेरे बच्चे, नॉर्मलाइजेशन। इन नॉर्मल फॉर्म्स को यूज़ करते हुए नॉर्मलाइज़ करेंगे जब टेबल को, तो जब हमारे टेबल क्या हो जाएगा, नॉर्मलाइज हो जाएगा, तो ये एरर ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएंगे। देयर आर मैनी नॉर्मल फॉर्म्स। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म जिसको हम 1NF भी कहते हैं, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म 2NF, थर्ड नॉर्मल फॉर्म 3NF। इसी तरह उसके बाद बॉयज़ कोड नॉर्मल फॉर्म BCNF, फोर्थ नॉर्मल फॉर्म है 4NF, फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म 5NF, डोमेन की नॉर्मल फॉर्म DKNF। मेरे बच्चे हम वी विल स्टडी अप टू थर्ड नॉर्मल फॉर्म। नो, ठीक है, मेरे साथ एक बच्चा बैठा है, वो कहता है कि नहीं सर हमें जो है ना साथ साथ आपने ये सारी करानी, समझानी सारी हैं, मैं लेकिन इतना आप लोग चलें जी हम सारी करेंगे। मैं आप लोग को इतना बताता चलूँ कि आम तौर पर जो हमारी डेटाबेस होती है, अगर हम उसको थर्ड नॉर्मल फॉर्म के अंदर ले जाएं तो वो एक स्टेबल, ठीक है, कंप्लीट और कंसिस्टेंट स्टेट के अंदर आ जाती है। तो हम उसको डेटाबेस को हम ये कह सकते हैं कि हमारी वो किसके अंदर है, कंसिस्टेंट स्टेट के अंदर है। तो मोस्टली जो डेटाबेसेस बनाई जाती हैं जो लो मीन के इतनी बड़ी इंटरप्राइज़ के लिए तो नहीं होती, मिडल, ठीक है, मिडल लेवल इंटरप्राइज़ के लिए होती हैं, कंपनीज़ के लिए होती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बनाई जाती हैं। तो उनके लिए थर्ड नॉर्मल फॉर्म, यानी हम जो छोटे बड़े प्रोजेक्ट्स बनाते हैं थर्ड नॉर्मल फॉर्म तक नॉर्मलाइज़ किया जाता है। उसके बाद ऑटोमेटिकली हमारी डेटाबेस किसके अंदर आ जाती है, एक स्टेबल स्टेट के अंदर आ जाती है। तो हम यहाँ पे फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या है, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म क्या है, ये हमने डिटेल के अंदर देखना है। ईच इज़ कंटेन्ड विद इन द प्रीवियस फॉर्म, इसका मतलब ये है मेरे बच्चे कि जब हमने सेकंड नॉर्मल फॉर्म परफॉर्म करनी है,
यानी नॉर्मलाइज करना है टेबल को, सेकंड नॉर्मल फॉर्म के अंदर लेके आना है। इट्स मीन कि वो पहले फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के अंदर हो, फिर हम उसके ऊपर सेकंड नॉर्मल फॉर्म परफॉर्म करेंगे। इसी तरह अगर हमने थर्ड नॉर्मल फॉर्म परफॉर्म करनी है, इसका मतलब है वो पहले सेकंड नॉर्मल फॉर्म के अंदर हो, हम सेकंड नॉर्मल फॉर्म परफॉर्म कर चुके होंगे, तब उसके बाद थर्ड नॉर्मल फॉर्म परफॉर्म करेंगे। इसी तरह अगर हमने 22 को नॉर्मल फॉर्म के अंदर लेके आना है, तो पहले वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म के अंदर होगा, तब उसके ऊपर हम क्या करेंगे, 22 को नॉर्मल फॉर्म परफॉर्म करेंगे। ईच इज कंटेन विद इन द प्रीवियस फॉर्म, ईच हैज स्ट्रिक्टर रूल्स देन द प्रीवियस फॉर्म। तो हर एक के क्या होंगे, प्रीवियस फॉर्म से रूल्स सख्त होते जाएंगे, मीन कि हम उसको मज़ीद अच्छा बनाते जाएंगे, स्टेबिलिटी की तरफ लेके चलते जाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह हमारे पास देखें कि डिज़ाइन ऑब्जेक्ट, इसका मकसद क्या है, पुट द स्कीमा इन हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म दैट इज़ प्रैक्टिकल एंड अप्रोप्रिएट फॉर द डाटा इन द डाटाबेस, कि आपने उस लेवल तक उसको लेके जाना है और उस नॉर्मल फॉर्म के अंदर लेके जाना है जो कि आप लोग के लिए प्रैक्टिकली अप्रोप्रिएट हो, डेटाबेस के अंदर डाटा पुट करने के लिए, उसके अंदर कोई एरर्स ना आ रहे हों। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि अगर हम थर्ड नॉर्मल फॉर्म तक ले जाते हैं तो मोस्टली हमारे एरर्स क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर कोई ऐसी डेटाबेसेस होती हैं जिनको जब 22 को नॉर्मल फॉर्म के अंदर ले जाएं तब वो स्टेबल होती है, कुछ ऐसी होती है उसके फोर्थ नॉर्मल फॉर्म भी आप लोगों को परफॉर्म करनी पड़ती है। तो ये हमारे पास क्या है, इसका डिज़ाइन ऑब्जेक्टिव है कि आप लोगों ने जो आपका स्कीमा है यानी डेटाबेस है उसको ऐसी हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म के अंदर लेके जाना है दैट इज़ प्रैक्टिकल एंड अप्रोप्रिएट फॉर द डाटा इन द डाटाबेस, जो डाटा स्टोर करने के लिए एक डाटाबेस के लिए अप्रोप्रिएट हो। ठीक है, तो हमने इनको गौर से देखना है कि क्या है। तो ये नॉर्मल फॉर्म्स हैं हमारे पास। ऑल रिलेशंस यानी हमारे जितने भी टेबल्स होंगे, ठीक है, वो सारे टेबल्स यहाँ पे आ जाएंगे। फिर हम उन टेबल्स को किसके अंदर लेके आएंगे, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में पहले लेके आएंगे, फिर सेकंड नॉर्मल फॉर्म के अंदर लेके जाएंगे, फिर थर्ड नॉर्मल फॉर्म के अंदर लेके जाएंगे, फिर BCNF के अंदर लेके जाएंगे, फिर फोर्थ नॉर्मल फॉर्म, फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म एंड DK डोमेन की नॉर्मल फॉर्म के अंदर लेके जाएंगे। तो हमारे पास जैसे ही हम इनको आगे आगे बढ़ाते जाएंगे तो हमारे जो टेबल हैं वो नॉर्मली मोस्टली क्या होते छोटे होते चले जाएंगे, यानी उनको मज़ीद टेबल्स की तादाद बढ़ती जाएगी और हमारे जो एट्रीब्यूट्स हैं एक टेबल के अंदर वो क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे। तो हमने और जो हमारी डेटाबेस है वो एक स्टेबिलिटी की तरफ मूव करेगी, स्टेबल होती जाएगी। मेरे बच्चे यहाँ पे देखें कि डिपेंडेंसी क्या होती है। ठीक है, फंक्शनल डिपेंडेंसी, ए फंक्शनल डिपेंडेंसी FD इज़ अ टाइप ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन एट्रीब्यूट्स। दो एट्रीब्यूट्स के दरमियान जो हमारे पास क्या होती है, रिलेशनशिप होता है, उसे हम क्या कहते हैं, फंक्शनल डिपेंडेंसी FD। आज के इस लेक्चर के अंदर हमने डिपेंडेंसी देखनी है, हमारे पास फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होती है और ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या होती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास हमने जो हमारे फंक्शनल डिपेंडेंसी की हमारी कैसे रिमूव करते हैं, ट्रिवियल डिपेंडेंसी कौन सी होती है। ठीक है, ये सारी हमने यहाँ पे देखनी है कि और फिर इनको फिर किस तरह हम टेबल को नॉर्मलाइज करते हैं वो हमने यहाँ पे देखना है। ए फंक्शनल डिपेंडेंसी FD इज़ अ टाइप ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन एट्रीब्यूट्स। जब हम डिपेंडेंसी की बात करेंगे, दो टेबल्स के दरमियान रिलेशनशिप की बात नहीं करेंगे मेरे बच्चे। हम एक टेबल को लेंगे और उसी टेबल्स के जो आपस में एट्रीब्यूट हैं उनका जो ताल्लुक़ है उनको हम देखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास हमने ये चीज़ें यहाँ पे देखती जानी है कि एक हमारे पास फंक्शनल डिपेंडेंसी है, एक फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी है। ठीक है, और फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या है, तो हम कहते हैं हमारी जो रिक्वायरमेंट्स है वो ये है कि एक फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी होनी चाहिए, एट्रीब्यूट्स के दरमियान एट्रीब्यूट्स एक दूसरे के ऊपर फुल फंक्शनली डिपेंडेंट हों। If functional dependency FD is a type of relationship between attributes if A and B are the set of attributes। अगर A एक एट्रीब्यूट है, B क्या है, एक एट्रीब्यूट है ऑफ अ रिलेशन R, एक टेबल का नाम हमने सपोज रख दिया R रिलेशन। ठीक है, से B इज़ फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन A, हम कहेंगे कि B A के ऊपर फंक्शनली डिपेंडेंट है इफ़ ईच A वैल्यू इज़ R, इस टेबल के अंदर हैज़ एसोसिएटेड विद इट्स एग्जैक्टली वन वैल्यू ऑफ B इन R। क्या मतलब है मेरे बच्चे कि अगर इस तरह है कि सपोज़ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मेरे पास A है एक एट्रीब्यूट और दूसरा क्या है, B एक एट्रीब्यूट है, या मैं आप लोगों को इस तरह के नाम बता देता हूँ, एक रोल नंबर है और दूसरा मेरे पास नेम है। एक स्टूडेंट टेबल है, उसके अंदर एक रोल नंबर है और एक नेम है। हम ये कहेंगे कि जो नेम है, ठीक है, या जो हमारे पास इस नेम जो है फंक्शनल डिपेंडेंट होगा किसके ऊपर, रोल नंबर के ऊपर। अगर मैं एक रोल नंबर दूं और सिर्फ एक ही नाम आए,
ठीक है, बात समझ आ रही है कि अगर हमारे पास यहाँ पे जैसे ए और बी की बात हो रही है, ए इज़ फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन बी इफ़ ईच वैल्यू ऑफ ए इज एग्जैक्टली डिटरमाइंड बाय द वैल्यू ऑफ बी। यानी अगर हमारे पास बी की एक वैल्यू देते हैं और ए की एक ही वैल्यू आती है, रिकॉर्ड एक ही रिजल्ट आता है, तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा ए है वो फंक्शनली डिपेंडेंट है बी के ऊपर। अल्टरनेटिवली इफ़ टू टप्पल्स हैव द सेम ए वैल्यूज, अगर हमारे पास दो टप्पल्स हैं, टप्पल्स का मतलब है रिकॉर्ड, ठीक है, सेम ए वैल्यूज दे मस्ट आल्सो हैव द सेम बी वैल्यूज। यानी अगर हमारे पास क्या है, दो अगर रिकॉर्ड ऐसे आ रहे हैं कि उनकी ए की वैल्यू क्या है, सेम है, तो इसका मतलब है उसके बी की वैल्यू भी क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर रोल नंबर 1 है और उसका नेम है, सपोज कोई भी नाम रख देते हैं BSIT, ठीक है, और अगर हमारे पास क्या है दूसरा क्या है बी है, उसका नेम अगर BSIT है तो उसका रोल नंबर भी क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, राइट ए हम उसको इस तरह लिखते हैं कि A इज़ फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन B या A डिटरमाइंस B, रीड एज A फंक्शनली डिटरमाइंस B, ठीक है, और B इज़ फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन A। तो हम ये इस तरह कह सकते हैं B इज़ फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन A, B जो है हमारे पास फंक्शनली डिपेंडेंट है A के ऊपर, या A फंक्शनली डिपेंडेंट है किसके, A डिटरमाइन कर रहा है किसको, B को। यानी अगर A की एक वैल्यू देता हूँ और B हमारे पास एक ही आता है, इसका मतलब है यानी एक रोल नंबर देता हूँ तो मेरे पास दूसरा रिकॉर्ड क्या आता है, एक ही आता है, तब हम क्या कहेंगे कि हमारा ए जो है फंक्शनल बी जो है फंक्शनल डिपेंडेंट है किसके ऊपर, ए के ऊपर। FD फंक्शनल डिपेंडेंसी इज एक्चुअली अ मैनी टू मैनी रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के दरमियान हमारे पास कौन सा रिलेशनशिप होता है, इनके अंदर मैनी टू मैनी। मैनी टू मैनी से मुराद यह है कि सिंगल वैल्यू ऑफ ए, ठीक है, डिटरमाइन द मैनी वैल्यू ऑफ बी एंड द सिंगल वैल्यू ऑफ बी डिटरमाइन द मैनी वैल्यू ऑफ ए। यानी एसोसिएट कर रही हैं, यानी ए की अगर मैं एक वैल्यू देता हूँ बी के अंदर हमारे पास क्या आएंगी, मल्टीपल वैल्यूज़ आ जाएंगी, और अगर बी की एक वैल्यू देता हूँ ए के अंदर मल्टीपल वैल्यूज़ आ जाएंगी, तो इसके अंदर हमारे पीछे क्या कहेंगे, मैनी टू मैनी, सॉरी मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। बट फंक्शनल डिपेंडेंसी के अंदर मैनी टू 1 रिलेशनशिप होता है। ठीक है, हमारे पास मैनी टू मैनी नहीं होता। फंक्शनल डिपेंडेंसी एक्चुअली अ मैनी टू 1 रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी। यानी इसका मतलब ये है कि अगर ए के अंदर ए की एक वैल्यू दूंगा तो बी की एक ही आएगी, अगर ए की सिंगल वैल्यू देता हूँ तो बी की क्या आएगी, एक ही आएगी। लेकिन अगर हमारे पास क्या है, मैं बी की एक वैल्यू देता हूँ तो ए के अंदर हमारे पास क्या हो सकती हैं, मैनी हो सकती हैं। इसकी एग्जांपल मैं देता हूँ, अब आप लोग को क्लियर हो जाएगा, इसको गौर से सुनिएगा कि हमारे पास कैसे, जैसे यहाँ पे आप एग्जांपल देखते जाते हैं FD फंक्शनल डिपेंडेंसी की, कि यहाँ हमारे पास स्टूडेंट आईडी है, लास्ट नेम है, मेजर है, क्रेडिट स्टेटस एंड सोशल सिक्योरिटी नंबर, ये मेरे एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक हो गया, ये मेरे क्या हैं, एट्रीब्यूट्स हैं। ये स्टूडेंट आईडी एक एट्रीब्यूट है, लास्ट नेम, मेजर, क्रेडिट्स एंड हमारे पास स्टेटस एंड सोशल सिक्योरिटी नंबर। अगर मेरे पास ये स्टूडेंट आईडी है S1001, उसका लास्ट नेम क्या है, स्मिथ, हिस्ट्री मेजर क्या है उसकी, हिस्ट्री, क्रेडिट्स क्या है 90, और स्टेटस क्या है कि वो सीनियर है, और उसका सोशल सिक्योरिटी नंबर ये है। अब हम ये लेट आर बी आई, ये इसे हम टेबल का नाम क्या रख रहे हैं कि ये मेरा टेबल का नाम क्या है, आर है। अब यहाँ पे न्यू स्टूडेंट, तो ये उसका हमारे पास क्या है, FD इन द रिलेशन इंक्लूड्स स्टूडेंट आईडी देता हूँ। अगर मैं एक स्टूडेंट आईडी दूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, लास्ट नेम कितने आएंगे, एक ही आएगा। ठीक है, और बट नॉट द रिवर्स, अगर लास्ट नेम एक देता हूं तो ये ज़रूरी नहीं है कि स्टूडेंट आईडी क्या आए, एक आए। ठीक है, यानी स्टूडेंट आईडी क्या हो सकती हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं लास्ट नेम अगर दूं। क्यों, मेरे बच्चे देखें कि लास्ट नेम क्या हो सकते हैं, सेम हो सकते हैं। यानी सपोज मेरा किसी का नाम, ठीक है, मेरा नाम जो लास्ट नेम है वो महबूब है, ठीक है, इसी तरह मेरे भाई का नाम जो है लास्ट नेम क्या है, महबूब है। इसी तरह किसी और का नाम मेरे पास क्या है, महबूब, लास्ट नेम क्या है, महबूब है। अब मैं लास्ट नेम की बेस पर, ठीक है, क्या करता हूँ, सर्च करता हूँ, तो मेरे पास मेरा हिसाब ज़ाहिर है स्टूडेंट आईडी कुछ और होगा, मेरे भाई का कुछ और होगा, और उससे छोटे का क्या होगा, कुछ और होगा। तो मैं जब एक नाम दूंगा तो मेरे पास 3 स्टूडेंट आईडी आ जाएंगे। लेकिन जब मैं एक स्टूडेंट आईडी दूंगा तो लास्ट नेम कितने आएंगे, एक ही आएगा।
ठीक है। इसलिए हमारे पास जब हम इसकी एक इंस्टेंस उठा रहे हैं तो दूसरे की कितनी आ रही हैं, एक ही आ रही हैं। तो इसका अगर स्टूडेंट आईडी से लास्ट नेम की तरफ देखें तो हमारे पास क्या आ रहा है, 1 to 1 रिलेशन है। लेकिन हमारे पास अगर उसको देखते हैं लास्ट नेम से वापस स्टूडेंट आईडी की तरफ देखते हैं तो लास्ट नेम एक दे रहे हैं तो उसके स्टूडेंट आईडी क्या आ सकती है, मैनी भी आ सकते हैं। तो उसके हमारे पास 1 to मैनी है। तो इसलिए हमने ये कहा था कि हमारे पास इसका जो ताल्लुक होगा वो मैनी टू 1 का होगा। ठीक हो गया। इसी तरह हमारे पास और कौन सी चीज़ है, अगर मैं स्टूडेंट आईडी देता हूँ तो मेरे पास लास्ट नेम क्या आएगा, एक ही आएगा। इसी तरह स्टूडेंट आईडी देता हूँ, लास्ट नेम भी एक ही आएगा, मेजर भी एक होगा, क्रेडिट्स भी उसके क्या होंगे, एक होंगे, स्टेटस, सोशल सिक्योरिटी नंबर एंड स्टूडेंट आईडी। ये क्या है, सारे फंक्शनली डिपेंडेंट हैं किसके ऊपर, स्टूडेंट आईडी के ऊपर। ठीक हो गया। अगर हमारे पास इसी तरह सोशल सिक्योरिटी नंबर देता हूँ तो सोशल सिक्योरिटी नंबर से भी हमारे पास क्या हो रहे हैं, स्टूडेंट आईडी एक ही आएगा। मेरे बच्चे इनको गौर से देखना है कि सोशल सिक्योरिटी नंबर हर बंदे का अलहदा होता है ना, मुख्तलिफ होता है। इसलिए जब हम सोशल सिक्योरिटी नंबर देंगे एक स्टूडेंट का तो स्टूडेंट आईडी भी एक आएगा, ठीक है। उसका लास्ट नेम भी क्या आएगा, एक आएगा, मेजर भी क्या होगा, एक ही, स्टूडेंट। यानी हमारे पास ये सोशल सिक्योरिटी नंबर के ऊपर क्या है, फंक्शनली डिपेंडेंट है। ये यूनिकली सोशल सिक्योरिटी नंबर। दूसरे अल्फाज में अगर हम ये देखें कि जो चीज़ किसी दूसरे को क्या कर सकती है, यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकती है, तो हम उसे कहेंगे कि वो उसके ऊपर क्या है, फंक्शनली डिपेंडेंट है। स्टूडेंट आईडी लास्ट नेम को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है, इट्स मीन कि लास्ट नेम इज़ फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन स्टूडेंट आईडी। इसी तरह स्टूडेंट आईडी, लास्ट नेम, मेजर, इन सबको क्या कर सकता है, यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है। इसलिए हम ये कहेंगे कि ये सारे किसके ऊपर फंक्शनली डिपेंडेंट हैं, स्टूडेंट आईडी के ऊपर, या स्टूडेंट डिटरमाइन इन सबको डिटरमाइन कर रहा है। इसी तरह सोशल सिक्योरिटी नंबर है, क्योंकि सोशल सिक्योरिटी नंबर देंगे ये सारे क्या होंगे, यूनिकली आइडेंटिफाई होंगे। इसलिए हम क्या कहते हैं, ये सारे फंक्शनली डिपेंडेंट है ऑन सोशल सिक्योरिटी नंबर के ऊपर। इसी तरह अगर क्रेडिट्स लेते हैं, ठीक है, कि कितने क्रेडिट्स का कोर्स है या तो आप लोगों को पता है, ठीक है। तो स्टेटस का क्या पता चलेगा कि जब जितने ज़्यादा क्रेडिट्स पढ़े होंगे तो हमें उतने पता चल जाएगा कि वो सीनियर है, जूनियर है, ठीक है। इट्स मीन कि स्टेटस जो है वो फंक्शनली डिपेंडेंट है किसके ऊपर, क्रेडिट्स के ऊपर, लेकिन क्रेडिट्स स्टेटस के ऊपर नहीं है, ठीक है। यानी अगर मैं जूनियर देता हूँ तो जूनियर हो सकता है ये 25 वाला हो, 65 वाला हो। तो ये हमारे पास हम ये कहेंगे कि जो फंक्शनली डिपेंडेंसी है बच्चे, या इन फंक्शन डिपेंडेंसी को अगर आप लोगों को समझ नहीं आएगी, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, फंक्शनल डिपेंडेंस, पार्शियल डिपेंडेंसी। अगर ये सारी डिपेंडेंसी आप लोगों को समझ नहीं आएंगी तो आपको नॉर्मलाइजेशन समझ नहीं आएगी। इनको गौर से समझना है, आप लोगों ने देखना है कि हमारे पास क्या है, ये फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या है या पार्शियल डिपेंडेंसी क्या है। फंक्शनल डिपेंडेंसी ये कहती है, फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी, कि हमारे जो तमाम एट्रीब्यूट्स हैं वो फुल फंक्शनली डिपेंडेंट हों किसके ऊपर, प्राइमरी की के ऊपर। ठीक हो गया। जो हमारी प्राइमरी की जिसे हम बनाएंगे उसको हम कोई और एट्रीब्यूट ऐसा ना हो हमारे टेबल में जो किसी दूसरे एट्रीब्यूट को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा हो, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे देखें, ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी, द एफडी, जो हमारे पास फंक्शनल डिपेंडेंसी एक्स टू वाई इज़ ट्रिवियल इफ सेट वाई इज़ अ सबसेट ऑफ सेट एक्स, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखें एग्जांपल, इफ़ ए एंड बी आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ आर, ठीक है। अगर हमारे पास ए क्या है, हमारे पास फंक्शनल डिपेंडेंट है ए के ऊपर, यानी ए बी फंक्शनल डिपेंडेंट है ए के ऊपर, तो ये हमारे पास यानी अगर उसका सबसेट होगा, अगर एक्स वाई इज़ अ ट्रिवियल सेट, अगर y इज़ अ सबसेट ऑफ सेट एक्स, एक्स का क्या होगा, सबसेट होगा, तब हम यहाँ पे कहेंगे कि इनके अंदर क्या है, ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखें कि ये मेरे पास ये सेट है ए बी, तो ये उसका ए क्या है, सबसेट है इसका, ए बी का। इसी तरह ए बी मेरे पास सबसेट है, ये बी जो है सबसेट है किसका, ए बी का। इसी तरह ए बी क्या है, हमारे पास ये सेट है ए और बी, ये उसके क्या है, सबसेट है। 33 सेट आप लोगों ने पढ़े होंगे। अगर इस तरह हमारे पास डिपेंडेंसी है तो उसे हम क्या कहते हैं, ट्रिवियल फंक्शन डिपेंडेंसी। कीज़ का आप लोग पहले पढ़ चुके हो, सुपर की, फंक्शन डिटरमिन ऑल एट्रीब्यूट्स इन अ रिलेशन, ठीक है। हमारी ऐसी की होती है जो एक रिलेशन के अंदर सारे एट्रीब्यूट को यूनिकली आइडेंटिफाई करेगी। सुपर की ऑफ द न्यू स्टूडेंट, ठीक है। स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट लास्ट नेम, ये हमारे पास स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट लास्ट नेम, ठीक है, जो हम की बना सकते हैं। स्टूडेंट आईडी, एनी अदर एट्रीब्यूट, सोशल सिक्योरिटी नंबर, ठीक है, एनी अदर एट्रीब्यूट, इनको मिला के हम क्या बना सकते हैं, सुपर की बना सकते हैं। कैंडिडेट की, सुपर की दैट इज़ मिनिमल आइडेंटिफायर, नो एक्सट्रेनियस एट्रीब्यूट, यानी ऐसे हमारे पास क्या होंगे, कैंडिडेट की कहलाएंगी जिसके अंदर हमारे पास क्या होंगी, सुपर की दैट इज़ मिनिमल आइडेंटिफायर, यानी उसके कम से कम एट्रीब्यूट होंगे, एक्सट्रेनियस एट्रीब्यूट ना हो। कैंडिडेट कीज़ ऑफ द न्यू स्टूडेंट, जैसे यहाँ पे देखें कि कौन कौन सी हैं, स्टूडेंट आईडी को हम बना सकते हैं या सोशल सिक्योरिटी नंबर को क्या बना सकते हैं, ये दो मेरी क्या निकली हैं, उसमें से कैंडिडेट की निकली हैं।
ठीक है, ये देखिए ये सुपर मेरे बच्चे ये कीज़ थी, ये हम बना सकते थे। न्यू स्टूडेंट वाले टेबल के ऊपर स्टूडेंट आईडी को बना सकते हैं, स्टूडेंट आईडी और लास्ट नेम को मिला के कहीं बना सकते हैं, स्टूडेंट आईडी को किसी और एट्रीब्यूट के साथ मिला के बना सकते हैं, सोशल सिक्योरिटी नंबर को किसी और एट्रीब्यूट से मिला के हम बना सकते हैं। लेकिन हमारी कैंडिडेट की क्या होगी, जिसके अंदर मिनिमल आइडेंटिफायर होंगे, यानी कम से कम एट्रीब्यूट्स यूज़ हो रहे होंगे, एक्सट्रीनियस एट्रीब्यूट ना हो। तो कैंडिडेट कीज ऑफ द न्यू स्टूडेंट, स्टूडेंट आईडी, सोशल सिक्योरिटी नंबर। इफ़ नो टू स्टूडेंट्स आर permitted to have the same combination of the name and major values, the last name, ठीक है, manner would be a candidate की, कि हमारे पास इसी तरह लास्ट नेम और जो उसका मेजर है, ठीक है, वो भी क्या हो सकते हैं, कैंडिडेट की हो सकते हैं। अगर हम क्या करते हैं, किसी स्टूडेंट को सिर्फ एक मेजर के अंदर क्या करते हैं, अलाउ करते हैं कि वो सिर्फ एक मेजर सेलेक्ट कर सकता है। रिलेशन में हैव द सेवरल कैंडिडेट की, एक टेबल के अंदर एक से ज़्यादा कैंडिडेट की हो सकती हैं। प्राइमरी की, कैंडिडेट की एक्चुअली यूज टू आइडेंटिफाई द टपल इन अ रिलेशन। जो हम एक प्राइमरी की बनाते हैं वो हमारे पूरे रिलेशन के अंदर एक टपल को क्या करेगी, आइडेंटिफाई करेगी। हैज़ नो नल वैल्यूज़, और प्राइमरी की नल वैल्यू नहीं हो सकती, यानी उसको खाली नहीं छोड़ सकते। वैल्यूज़ आर यूनिक इन द डेटाबेस, और उसकी क्या होंगी, हमारी वैल्यूज़ भी यूनिक होंगी, यानी दो वैल्यूज़ सेम नहीं हो सकती। स्टूडेंट आईडी इज़ अ प्राइमरी की, जैसे हमारे पास हमने प्राइमरी की बनाया, चूज़ बिकॉज हम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स मे नॉट हैव द सोशल सिक्योरिटी नंबर। हो सकता है कि हमारे पास सोशल सिक्योरिटी नंबर ना हो जो इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं, एंड देयर आर सम सिक्योरिटी इश्यूज़ विद द सोशल सिक्योरिटी नंबर। उनके सोशल सिक्योरिटी नंबर के साथ देने से उसको क्या हो सकता है, कोई इश्यूज़ हो सकते हैं, इसलिए हम उनको सोशल सिक्योरिटी नंबर असाइन नहीं करते। इसलिए स्टूडेंट आईडी तो सबका होता है, इसलिए हमने स्टूडेंट आईडी को क्या बना लिया, एक प्राइमरी की। कैंडिडेट की में से स्टूडेंट आईडी को प्राइमरी की सिलेक्ट कर लिया। शुड आल्सो इन्फोर्स यूनिकनेस एंड नो नल रूल फॉर द कैंडिडेट कीज़, ठीक है। इसी तरह हमारे पास फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के अंदर क्या होगा, सेकंड नॉर्मल फॉर्म के अंदर क्या होगा, थर्ड नॉर्मल फॉर्म में क्या होगा, ये हमने आगे क्या करना है, पढ़ना है। लेकिन आज के हम इस लेक्चर के अंदर मैंने कहा था कि फंक्शनल डिपेंडेंसी को हम देख लेते हैं कि फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी इन अ रिलेशन आर सेट ऑफ एट्रीब्यूट बी, ठीक है, जो हमारे एट्रीब्यूट्स हैं बी इज़ फुली फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स ए, जो ए के एट्रीब्यूट्स होंगे, ठीक है, ऑफ आर। इफ़ बी इज़ फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन ए, बी ए के ऊपर फंक्शनली डिपेंडेंट हो, बट नॉट फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन एनी अदर प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। यानी इसका क्या मतलब है कि एक एट्रीब्यूट दूसरे एट्रीब्यूट के ऊपर फंक्शनली डिपेंडेंट हो और वही सेम एट्रीब्यूट किसी और के ऊपर फंक्शनली डिपेंडेंट ना हो, तब हम क्या कहेंगे कि वो फुल फंक्शनली डिपेंडेंट है उसके ऊपर, ठीक है। दिस मीन्स एवरी एट्रीब्यूट इन ए इज नीडेड टू फंक्शनली डिटरमाइन बाय बी, ठीक है। दिस मीन्स एवरी एट्रीब्यूट इन ए के अंदर जो सारा एट्रीब्यूट होगा इज नीडेड टू अ फंक्शन डिटरमाइन बी। यानी अगर हमने सपोज एक एट्रीब्यूट या दो एट्रीब्यूट को मिलकर क्या बनाया है, प्राइमरी की बनाया है, तो दोनों एट्रीब्यूट ही बी को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। अगर दोनों में से कोई एक स्किप कर दें तो बी की एक्यूरेट वैल्यू ना आए, मीन के यूनिक वैल्यू ना आए, ठीक है। हमारे पास बी यूनिकली आइडेंटिफाई ना हो रहा हो तो वो हमारे फुल फंक्शनल डिपेंडेंट नहीं होगा, वो पार्शियल डिपेंडेंसी पे आ जाएगा। लेकिन हमारे पास फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी ये है कि मैं अगर आसान अल्फाज में कहूँ कि अगर हमने प्राइमरी की दो एट्रीब्यूट से मिलकर बनाई है, अगर हम ये कहें कि दोनों एट्रीब्यूट नहीं देते तो दूसरी वैल्यू अगर मेरे पास जिसको हम बाकी यूनिकली आइडेंटिफाई ना हो रही हो तो इट्स मीन कि वो हमारे पास क्या होगा, फुली फंक्शनल डिपेंडेंट होगा। अगर हम एक देते हैं उनमें से प्राइमरी की का कोई एक हिस्सा यूज़ कर लेते हैं और बी यूनिकली आइडेंटिफाई हो जाता है, इट्स मीन कि हमारे पास क्या होगा, वो पार्शियल डिपेंडेंसी होगी, फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं होगी। हमने फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी बनानी है, ठीक है। तो पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी एग्जांपल हमारे पास देख लें कि पार्शियल की एग्जांपल आप लोगों को बताऊंगा तो आप लोगों को फुल फंक्शनल की समझ आ जाएगी। मेरे बच्चे देखें कि न्यू क्लास, ये जैसे हमारे पास ये कोर्स नंबर है, ठीक है, और स्टूडेंट आईडी है, ये दो मिलकर क्या बने हुए हैं, प्राइमरी की हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि मैं स्टूडेंट आईडी देता हूँ तो स्टूडेंट का लास्ट नेम क्या आएगा, एक ही आएगा, ठीक है। यानी फंक्शनल डिपेंडेंसी पहले देख लें, कोर्स नंबर देता हूँ और स्टूडेंट आईडी देता हूँ तो लास्ट नेम आएगा एक, यूनिकली आइडेंटिफाई होगा। कोर्स नंबर और स्टूडेंट आईडी देता हूँ, फैकल्टी आईडी भी एक ही आएगा। कोर्स नंबर और स्टूडेंट आईडी देता हूँ तो स्केजुअल एक ही आएगा। कोर्स नंबर, यानी इन सबको दोनों कीज़ को मिलाकर देता हूँ तो हमारे पास ये यूनिकली सारे आइडेंटिफाई हो रहे हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे देता हूँ कोर्स नंबर तो मेरा फैकल्टी आईडी एक ही आएगा क्योंकि उसको एक ही टीचर क्या करा रहा होगा, पढ़ा रहा होगा। यानी कोर्स नंबर इज़ द पार्ट ऑफ प्राइमरी की,
नॉट अ कंप्लीट प्राइमरी की। जो मेरा कोर्स नंबर है वो इस प्राइमरी की का एक हिस्सा है, ठीक है, ये फुल प्राइमरी की नहीं है और ये यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है फैकल्टी आईडी को। इसी तरह कोर्स नंबर अगर मैं देता हूँ, ये स्केजुअल को भी यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है। स्केजुअल उसका एक ही आएगा, एक से ज़्यादा नहीं आएगा क्योंकि एक कोर्स का स्केजुअल एक होगा। इसी तरह अगर कोर्स नंबर देता हूँ तो उसका रूम भी एक ही आएगा, उससे ज़्यादा नहीं आएंगे। तो इट्स मीन कि ये की का जो हिस्सा है कोर्स नंबर, ठीक है, ये उसको क्या कर रहा है, पार्शली डिपेंडेंट, ये फैकल्टी आईडी पार्शली डिपेंडेंट है की के ऊपर, फुल फंक्शनल डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। इसी तरह स्केजुअल जो है हमारे पास, ये प्राइमरी की के ऊपर ये फुल फंक्शनल डिपेंडेंट नहीं है क्योंकि ये प्राइमरी की का एक हिस्सा है कोर्स नंबर, उसके ऊपर क्या कर रहा है, फंक्शनल, उसके ऊपर भी फंक्शनल डिपेंडेंट है। जैसे मैं अगर स्टूडेंट आईडी देता हूँ तो लास्ट नेम एक ही आएगा, एंड स्टूडेंट आईडी इज नॉट अ कंप्लीट प्राइमरी की। हमारी कंप्लीट प्राइमरी की क्या है, कोर्स नंबर एंड स्टूडेंट आईडी। तो मैं प्राइमरी की का कुछ एक हिस्सा यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन ये जो एट्रीब्यूट है ये यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है, एक ही आ रहा है। इट्स मीन के यानी अगर एक स्टूडेंट आईडी दूंगा हमेशा नाम क्या आएगा, एक ही आएगा लास्ट नेम। तो इसलिए हम ये कहते हैं ये लास्ट नेम इज़ पार्शियल डिपेंडेंट, ठीक है, पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंट ऑन स्टूडेंट आईडी। इसी तरह रूम इज़ पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंट ऑन कोर्स नंबर। स्केजुअल, ठीक है, हमारे पास क्या है, पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंट ऑन कोर्स नंबर। तो ये हम कहते हैं कि हम पार्शियल डिपेंडेंसी ना हो, हमने पार्शियल डिपेंडेंसी क्या करनी है, ख़त्म करनी है। जब हम सेकंड नॉर्मल फॉर्म के लेके अंदर लेके जाएंगे तो उसके अंदर हम पार्शियल डिपेंडेंसी ख़त्म कर रहे होते हैं। तो इसलिए मैं अभी सेकंड नॉर्मल फॉर्म तो नहीं बता रहा कि हमारे पास क्या है, अभी हम डिपेंडेंसी पढ़ लेते हैं कि हमारे पास ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या होती है, मैं अगर आसान अल्फाज में पहले आप लोगों को बता दूं, नॉन की एट्रीब्यूट डिपेंडेंट होगा नॉन की एट्रीब्यूट के ऊपर। एक तो हमारे पास जिसको हमने प्राइमरी की के लिए सिलेक्ट किया ना, मेरे पास वो की एट्रीब्यूट कहलाता है, बाकी जो बच गए वो नॉन की एट्रीब्यूट है। जैसे यहाँ पे देखें, ये स्टूडेंट आईडी मेरा आप प्राइमरी की है, इट्स मीन कि ये हमारा की एट्रीब्यूट है। ये लास्ट नेम नॉन की एट्रीब्यूट है, मेजर क्या है, नॉन की एट्रीब्यूट है, क्रेडिट्स क्या है, नॉन की एट्रीब्यूट है, और स्टेटस क्या है, नॉन की एट्रीब्यूट्स है। ठीक हो गया। तो हम ये चाहते हैं अगर नॉन की एट्रीब्यूट फंक्शनली डिपेंडेंट होगा नॉन की एट्रीब्यूट्स के ऊपर, यानी अगर मैं कोई एक नॉन की एट्रीब्यूट देकर दूसरा नॉन की एट्रीब्यूट यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, इट्स मीन कि उसके अंदर क्या है, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी मौजूद है। इफ़ ए बी एंड सी आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ द रिलेशन आर सच दैट ए इज़ फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन बी एंड बी इज़ फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन सी, ठीक है। इसी तरह हमारे पास या सी इज़ फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन बी, देन सी इज़ ट्रांजिटिवली डिपेंडेंट ऑन ए। यानी अगर ए डिपेंडेंट है बी के ऊपर और यानी बी डिपेंडेंट है ए के ऊपर, इसी तरह सी डिपेंडेंट है बी के ऊपर, तो इसका मतलब है इनडायरेक्टली सी डिपेंडेंट है किसके ऊपर, ए के ऊपर। फॉर एग्जांपल अभी मैं आप लोगों को टेबल से एग्जांपल दूंगा तो आप लोगों को क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। मेरे बच्चे देखें, यहाँ पे ये मेरा टेबल है, न्यू स्टूडेंट का टेबल, स्टूडेंट आईडी, लास्ट नेम, मेजर, क्रेडिट्स एंड स्टेटस। ठीक हो गया। अब इसके अंदर आप लोग देख सकते हैं कि जो मेरा ये स्टेटस है, ठीक है, ये जो स्टेटस है ये फंक्शनली डिपेंडेंट है क्रेडिट्स के ऊपर। यानी अगर मैं क्रेडिट्स दे दूं तो ऑटोमेटिकली स्टेटस पता चल जाएगा, सीनियर है, जूनियर है, कौन है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये नॉन की एट्रीब्यूट किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, इस नॉन की एट्रीब्यूट के ऊपर। अब क्रेडिट किसके ऊपर डिपेंडेंट है, फंक्शनली डिपेंडेंट है स्टूडेंट आईडी के ऊपर। ठीक हो गया। क्रेडिट मेरा किसके ऊपर फंक्शनली डिपेंडेंट है, स्टूडेंट आईडी के ऊपर। और जो स्टेटस है, ठीक है, ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है, क्रेडिट्स के ऊपर। तो नॉन की एट्रीब्यूट अगर नॉन की एट्रीब्यूट के ऊपर फंक्शन डिपेंडेंट होगा, इट्स मीन कि ये स्टेटस इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है किसके ऊपर, स्टूडेंट के ऊपर, स्टूडेंट आईडी के ऊपर। तो इसके बाय ट्रांजिटिवली क्रेडिट्स, ठीक है, हमारे पास क्या है, स्टूडेंट आईडी के ऊपर डिपेंडेंट है। और इसी तरह क्रेडिट स्टेटस जो है वो किसके ऊपर है, क्रेडिट के ऊपर है। इंप्लाइज दैट कि हमारा स्टेटस फंक्शन डिपेंडेंट है स्टूडेंट आईडी के ऊपर। तो ये हमारी पास क्या कहलाती है, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी के अंदर हम यहाँ पे देखेंगे कि कोई भी नॉन की एट्रीब्यूट के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, हमने ये रिमूव करनी है ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म में रिमूव करते हैं। जैसे यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है ये स्टेटस डिपेंडेंट है क्रेडिट के ऊपर, स्टेटस भी नॉन की एट्रीब्यूट है, क्रेडिट भी नॉन की एट्रीब्यूट है, ये एक दूसरे के ऊपर फंक्शन डिपेंडेंट है। तो हमने इनको क्या करना है, ख़त्म करना होता है। थर्ड नॉर्मल फॉर्म में हमने यही चीज़ें रिमूव करनी होती हैं। ठीक है। तो हम इस तरह इनकी एग्जांपल हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर कि हमारे पास ये आज के हम इस लेक्चर के अंदर जो हमने डिटेल के अंदर पढ़ा कि व्हाट इज़ नॉर्मलाइजेशन, फिर हमने उसकी क्या देखी कि नॉर्मल फॉर्म्स कौन कौन सी होती हैं, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। फिर डिपेंडेंसी देखी कि फ़र्स्ट नॉर्मल फॉर्म की हमारे पास क्या है, डिपेंडेंसी क्या है, ठीक है, फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होती है, अनॉमलीज़ के बारे में पढ़ा। तो हमारे पास ये कंसेप्ट
नेक्स्ट लेक्चर में जब मैं आप लोगों को ये नॉर्मलाइजेशन की एग्जांपल दूंगा, नॉर्मलाइजेशन कराऊंगा। मेरे बच्चे, मैं ये लेक्चर इसलिए दरमियान में छोड़ रहा हूँ कि आप लोग पहले इन कंसेप्ट को, अनामलीज़ के बारे में पढ़ लें, अनामलीज़ के बारे में पता चल जाए आप लोगों को कि इसका अच्छी तरह कंसेप्ट समझ आ जाए, फंक्शनल डिपेंडेंसी, फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी का पता चल जाए, पार्शियल डिपेंडेंसी क्या होती है, पार्शियल डिपेंडेंसी का पता चल जाए, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या होती है इसका पता चल जाए, क्योंकि हमने इन्हीं डिपेंडेंसी को क्या करना है, ख़त्म करना है। तो होप सो आप लोग को ये कंसेप्ट समझ आ गए होंगे और ये हमारा जो लेक्चर है आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा और आप लोगों ने इसको करना है नेक्स्ट मेरे लेक्चर के आने से पहले। जब ये चीज़ नहीं करोगे तो नेक्स्ट लेक्चर आप लोग नॉर्मलाइजेशन की समझ नहीं आएगी। विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग लेक्चर एंड अपकमिंग सब्जेक्ट्स। अल्लाह ताला से दुआ है कि ये मेरा पढ़ाना आप लोगों के लिए इतना फ़ायदेमंद साबित हो कि आप लोग अपने प्रोजेक्ट्स के लिए या किसी भी प्रोजेक्ट्स के लिए एक अच्छी सी डेटाबेस डेवलप कर सकें। जीते रहें, खुश रहें, फीडबैक देना मत भूलिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अगर कोई बात समझ नहीं आई तो आप लोग मुझसे